हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सिखाने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस कराएंगे वो सेट ए को डिस्कस कराएंगे एंड बाकी 2 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम सेट बी और सेट सी को भी डिस्कस कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं with question number 1. If in a two series the change occur in the same direction, either increase or decrease, then correlation is. ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो आपका कोरिलेशन है उसमें 2 सीरीज़ होती हैं x और y. इफ़ y सीरीज़ और x सीरीज़ दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन इन द सेंस कि अगर x सीरीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो y सीरीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है एंड x सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो y सीरीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो कोरिलेशन होता है ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है जिसमें सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। वहीं अगर x सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है और y सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, पॉजिटिव। Question number 2. In calculating probable error, the following is used. ऑप्शन इसके दे रखे हैं। तो जो प्रोबेबल एरर होता है उसका फॉर्मूला होता है PER इज इक्वल्स टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में n। तो जैसे आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू यूज़ हुई है वो हुई है 0.6745। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 0.6745। क्वेश्चन नंबर 3. सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू ए है मीन, बी सेकेंड डिसाइल, सी रेंज ऑफ क्वार्टाइल या फिर डी मीडियन। जो हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है वो इसके इक्वल्स टू होता है। तो अगर हम सेकेंड क्वार्टाइल को फॉर्मूले में लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर 2 से 4 को हम कट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा n+1/2 आइटम। तो ये जो n+1/2 होता है ये मीडियन का ही फॉर्मूला होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मीडियन। इसी के संग अगर क्वार्टाइल 1 की बात करते हैं तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है n+1/4 एंड क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4। क्वेश्चन नंबर 4. इंडेक्स नंबर स्पेसिफाइज। ऑप्शंस हैं ए परसेंटेजेस, बी रुपीज़, सी केजी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है, परसेंटेज, रुपी, केजी या इनमें से कोई भी नहीं। जो इंडेक्स नंबर होता है उसमें हम हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मूले में करें, लेस्पियर हो, पास्चे हो, फिशर्स हो, सब में हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो जो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं वो एक परसेंटेज होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5. इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन करंट ईयर इज़। जो ऐसा कौन सा इंडेक्स नंबर है जो करंट ईयर पे बेस करता है। करंट ईयर का मतलब हो गया आपका 1। तो अगर इनमें से पहला ऑप्शन है आपका लेस्पियस मेथड, बी है पास्चे, सी है फिशर्स एंड डी है मार्शल मेथड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पास्चे मेथड, क्योंकि पास्चे जो यूज़ करता है वो ये वाला गिवन फॉर्मूला यूज़ करता है P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो यूज़ करी जा रही हैं आपके करंट ईयर की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया वो हो गया बी, पास्चे मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, sorry. Fisher's index number is based on. फर्स्ट है ए वेटेड एवरेज, बी हार्मोनिक एवरेज, सी ज्योमेट्रिक एवरेज या डी नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ज्योमेट्रिक एवरेज। बिकॉज फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर होता है ये एक ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पियर और पास्चे के
फॉर्मूले का, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, ज्योमेट्रिक एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ नोन एज। जो डाटा है जिसको हम ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो कौन सा डाटा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्राइमरी डाटा। बिकॉज जो प्राइमरी डाटा होता है वो बिल्कुल ही फ्रेश हैंड डाटा होता है जो रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट करता है अपने इन्वेस्टिगेटर से। एंड वहीं अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं, सेकेंडरी डाटा जो है किसी सोर्स से लिया जाता है, वेदर वो मैगज़ीन भी हो सकती है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, या वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, आंसर आपका हुआ सी, प्राइमरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है वो क्या होती है? ए है आपका it is a science for knowledge, B search for knowledge, C search for knowledge with the help of statistical method, या फिर D collection of anything। सो राइट आंसर जो है वो है सी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डाटा को नॉलेज लेने के लिए। सो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ सी, सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर पार्ट्स इन द टेबुलेशन ऑफ डाटा। ऑप्शन ए है टाइटल ऑफ टेबल, बी साइज एंड साइज ऑफ कॉलम, या सी फुटनोट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, आप इसमें देखिए, जो टेबल होता है, टेबल होती है, उसमें एक टेबल नंबर होता है, टाइटल गिवन होता है, कॉलम हेडिंग्स होती हैं जिसे हम कैप्शंस बोलते हैं, रो हेडिंग होती हैं जिसको हम स्टब्स बोलते हैं, एंड बॉडी ऑफ द टेबल होती है पूरी, एंड उसमें सोर्स नोट भी होता है कि हमें किस सोर्स से हमने उस टेबल को लिया है, एंड लास्ट में यहाँ फुट नोट जो दे रखा है वो भी होता है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस में टाइटल ऑफ द टेबल भी हमें गिवन होता है, साइज़ ऑफ कॉलम भी हमें गिवन होता है, और फुट नोट्स भी हमें गिवन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 10, the classification method in which the upper limit of the interval is the same as the lower limit of the next class is called, A है inclusive method, B exclusive method, C ratio method, या फिर D midpoint method। इसका जो आंसर है वो होगा बी, एक्सक्लूसिव मेथड। बिकॉज जो एक्सक्लूसिव मेथड होता है उसमें जो टाइम क्लास इंटरवल्स होते हैं वो ऐसे गिवन होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। सो जो क्वेश्चन में बोला गया है कि अपर लिमिट ऑफ इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ इंटरवल इज़ द सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल। जो नेक्स्ट लोअर लिमिट होती है उस नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, उसके सेम होता है, तो वो होता है एक्सक्लूसिव मेथड। एंड वन मोर थिंग कि जो एक्सक्लूसिव मेथड होता है उसमें 10, 20, 20, 30 तो गिवन होते हैं, बट जो 10 to 20 आपको दिया होता है उसमें हम जो इंक्लूड करते हैं वो नंबर 10 से लेके 19.99 तक करते हैं। जो 20 वाला होता है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है। मतलब जो 20 इंक्लूड होगा वो 20 से लेके 30 के बीच में इंक्लूड होगा। तो इसका आंसर है बी, एक्सक्लूसिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा। हमें इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड एफ़ की वैल्यूज़ दी हुई हैं।
हमारा जो फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमें जो दी गई है ये डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x और f को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमें चाहिए समीशन एफ एक्स का। तो हम जब एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 90, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40, 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 25 एंड 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90। जब हम इन सब एफ एक्स का सिग्मा करेंगे तो हमारा जो टोटल आता है दैट इज़ 310 एंड एफ़ का हम समीशन करेंगे तो हमारा आएगा 20। हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका हो गया अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल्स टू 310 अपॉन 20। इसका आंसर आ जाएगा 15.5। हमारा ऑप्शन हो गया ए 15.5 करेक्ट। Question number 12. If the correlation coefficient is 0.8, the percentage of variation in the dependent variable explained by the independent variable is. So अगर हमें correlation का coefficient given है और हमें percentage of variation निकालना है तो उसका formula होता है r square. So r हमारा होता है coefficient of correlation। अगर हम r को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.8 का स्क्वायर 0.64, और अगर हम इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 64%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी 64%। क्वेश्चन नंबर 13. If mode is equals to 8 and mean minus median is 12, then find the mean using the empirical formula. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले मोड हमने लिख लिया है, मोड इज़ इक्वल्स टू 8, मीन माइनस मीडियन इज़ 12। तो हम मीडियन को इधर साइड ले आए हैं एंड 12 को इधर साइड ले आए हैं, तो हमारा हो गया मीडियन इज़ इक्वल्स टू मीन माइनस 12। अब एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे, मोड इज़ इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यूज़ को। मोड हमारा 8 था एंड मीडियन की जगह हमने मीन माइनस 12 लिख दिया है एंड माइनस 2 मीन। तो 8 इज़ इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 36 माइनस 2 मीन हो जाएगा। अब हम 36 को इधर ले आएंगे तो हो गया 8 प्लस 36 इज़ इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 मीन। तो 8 और 36 को प्लस करेंगे तो 44 हमारा आ जाएगा। तो 44 इज़ इक्वल्स टू मीन, क्योंकि हम 3 मीन में से 2 मीन को माइनस करेंगे तो मीन ही बचेगा। तो हमारा जो मीन की वैल्यू आ गई वो आ गई 44। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ डी 44। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा। हमें मोड बताना है, हमें एक्स एंड एफ दी हुई हैं, तो हमने x को नोट डाउन कर लिया एंड f को नोट डाउन कर लिया। तो मोड जो होता है वो हमारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो 16 दे रखी है एंड 16 का जो x है वो है 7। तो यही आपका मोड हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए 7। क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, हमें ये इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालना है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमें सबसे पहले इसका मीन निकालना होगा, बिकॉज़ जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। जो डी स्क्वायर एक्स होता है वो डेविएशन होता है। इन डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें मीन निकालना होगा। तो मीन को हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स हमने करा है, सिग्मा एक्स हमारा आया है 50 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारी 5 जो है आइटम्स हैं। तो 50 अपॉन 5 इज़ इक्वल्स टू 10। हमारा आ गया 10 मीन। तो अगर हम dx निकालेंगे, dx निकालने का तरीका होता है x माइनस एक्स बार, मतलब ये जो 7 है माइनस
10, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आएगा। 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा। एंड 11 माइनस 10 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 4 माइनस 10 करेंगे तो -6 आएगा। अब ये जो dx की वैल्यू निकली है, हम इस dx का स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। देन 3 का 9, 5 का 25, 1 का 1 एंड 6 का 36। अब इस हम dx को समीशन करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू आ जाती है 80। तो हमारा जो सिग्मा d² x है वो आ जाएगा 80। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा d² x अपॉन n। तो d² x की वैल्यू आपकी 80 आई है और जो आपका n है वो 5 है। तो 80 अपॉन 5, 80 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 आएगा। एंड जो 16 होता है उसका अंडर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया A4। क्वेश्चन नंबर 16, द वेट used in quantity index are A values, B prices, C quantities and D none of these। जो क्वांटिटी इंडेक्स होता है उसमें जो वेट्स को यूज़ करते हैं वो क्या होता है। देखें, क्वांटिटी इंडेक्स में जो वेट्स यूज़ करे जाते हैं वो क्वांटिटीज़ ही होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी क्वांटिटीज़। हम क्वांटिटी इंडेक्स में प्राइस और क्वांटिटी दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा आर देयर इन स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन है A2, B3, C4 या फिर D5। इसका जो राइट आंसर है वो है A2, बिकॉज जो स्टैटिक्स होती है उसमें 2 तरीके के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा फ्रेश हैंड डाटा होता है जो डायरेक्टली हम इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डायरेक्टली कलेक्ट करता है। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हम किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं या फिर किसी सेकेंड पार्टी से या फिर थर्ड पार्टी से हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मोड ऑफ द सेट। एंड आपको ये सेट गिवन है, तो मोड होता है हमारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो हुआ है 3, जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यही आपका मोड हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A3। नेक्स्ट 19, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज। जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो क्या होता है 2 वेरिएबल्स का। A है आपका द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, B the square root of the product of their regression coefficients, या C the covariance between the variables, या फिर D none of these। So जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो स्क्वायर रूट होता है उसके जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका। आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू √BXY डॉट BYX। BXY जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है Y ऑन X का। एंड यहाँ जो सेकंड दे रखा है BYX, वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट X ऑन Y का। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका अंडर रूट हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है B द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन coefficients। Question number 20, find the coefficient of correlation in the two regression coefficient are 0.5 and 4.5। सो हमें coefficient of correlation निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, R इज इक्वल्स टू √BXY मल्टीप्लाइड बाय BYX। तो हमें 2 कोएफिशिएंट की रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखे हैं,
रिग्रेशन इक्वेशंस के कोफिशिएंट दे रखे हैं 0.5 एंड 4.5। दैट मीन्स जो हमारा BXY है वो है 0.5 एंड BYX 4.5। आप कुछ भी मान सकते हैं, 0.5 को आप BYX भी मान सकते हैं। सो हम फॉर्मूले में लगाएंगे R इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो R इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 2.25। R की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी 1.5। इसका जो राइट आंसर है वो है B 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट। हमें ये जो सेट दे रखा है इसकी मीडियन फाइंड करनी है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो हमने इसको करा है, तो सबसे पहले छोटे से बड़े में हम इसको लगा देते हैं। तो ये 0 1 1 2 3 4 5 5 5 7 7 8 9 11। अब जो टोटल ये आइटम्स हैं वो है 14। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे n की वैल्यू 14 + 1/2 तो हो जाएगा 15/2। इसका जो मीडियन नंबर आएगा वो आएगा 7.5 आइटम। तो 7.5 आ रहा है यहाँ 8 और 9 के। अगर हम इसे गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 और 8th आइटम जो है इसके बीच में। तो हम मीडियन निकालने के लिए करेंगे 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आ जाएगा 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा जो मीडियन आया वो आया है 5। करेक्ट आंसर हो गया आपका C 5। क्वेश्चन नंबर 22, इट कैलकुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड हाउ वन वुड चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द अनदर। सो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कैलकुलेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है, एंड हाउ वन वुड चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन अनदर। अगर दूसरे में चेंज हो रहा है तो पहला वाला कैसे चेंज होगा। तो जो हमारा कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप ही फाइंड आउट करते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A। अब कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपको प्लस माइनस ऊपर नीचे करके दे देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो माइनस है वो ऊपर आता है, प्लस जो होगा वो नीचे आएगा। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, स्टैटिक इज़ द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय। ये जो डेफिनेशन है स्टैटिक, ये जो डेफिनेशन है स्टैटिक इज़ द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेफिनेशन है ये दी है बॉडिंगटन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया C बॉडिंगटन। क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ए है पाउले, बी कार्ल पियर्सन, सी गॉटफ्राइड एनवेल या फिर डी प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस। सो जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं वो हैं प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस। बट अगर आपसे पूछा जाता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो इसका आंसर हो जाएगा गॉटफ्राइड एनवेल। तो अब ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टैटिक्स के जो फादर हैं वो महालनोबिस हैं, एंड जो सिर्फ फादर ऑफ स्टैटिक्स हैं वो गॉटफ्राइड एनवेल हैं। थैंक यू।